हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण, जिसमें हमने अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा, अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं अनिवार्य पोषक तत्वों की पादपों में भूमिका। ओके, देखिए आइए हम बात करते हैं अनिवार्य पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की पादपों में भूमिका। इसकी अनिवार्य पोषक तत्व। तो यहाँ अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं, इन अनिवार्य पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा था हमने। फर्स्ट था वृहत मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा था लघु मात्रिक पोषक तत्व। आज हम बात करने वाले हैं, आज केवल अपन इतना ही पढ़ेंगे, वृहत मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका ही पढ़ेंगे। तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व कितने हैं? वृहत मात्रिक पोषक तत्व हमने 9 पढ़े और लघु मात्रिक पोषक तत्व कितने हैं? ये 8 हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, और सल्फर। ठीक है, पिछले वीडियो में देखो मैंने ये देख दिया था कि मैग्नीशियम अनिवार्य तत्वों में नहीं है, सॉरी ये वृहत मात्रिक पोषक तत्वों में है, तो याद रखना। ठीक है, तो ये कितने तत्व हो गए? 9 तत्व। आज हम इन 9 तत्वों की भूमिका हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो 3 तत्व है CHO, इनको हमने पढ़ा था। क्या है ये? अखनिज पोषक तत्व है। क्या है? अखनिज पोषक तत्व है। इन अखनिज पोषक तत्वों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल इनका जहां नाम ही दिया गया है। ठीक है ना, बाकी हम इन पोषक तत्वों के बारे में, इनकी भूमिका आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको एक बार बुक से रूबरू करवा दूं। देखिए ये हमारी जो बुक है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे हमने, ये पढ़ लिया था, ये भी हो गया था, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। आज की जो मैं बात करने वाला हूं वो है इसमें ये भी हमने सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहत मात्रिक पोषक तत्व, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। ठीक है, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो वो ये है देखिए पादपों में, पादप पोषण में वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं इसको छोटा सा थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, दिखाई दे रहा होगा, ना दिखाई दे तो बता देना। ये दिखाई दे रहा होगा, फिर भी अगर दिखाई ना दे तो एक बार कमेंट्स जरूर लिखें, कमेंट्स में जरूर बताएं। देखिए हम बात कर रहे थे इनकी अनिवार्य पोषक तत्वों की। ठीक है, देखो अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, और इन 17 में से मैंने आपको बताया ये जो 3 तत्व हैं, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन अनिवार्य तत्व होने के कारण इनका अध्ययन किया जाता है, वरना इनका अध्ययन नहीं करते। अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये खनिज तत्वों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इनका अनिवार्य तत्व होने के कारण इनका अध्ययन किया जाता है। और पौधों को देखो, कार्बन, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, कार्बन CO2 से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन की CO2 और O2 दोनों से प्राप्त होता है, जबकि हाइड्रोजन है वो जल से
पादपों को प्राप्त होता है। ठीक है, पौधों को सामान्यतः इनकी न्यूनता नहीं होती है। ठीक है, अगर इनकी न्यूनता होती है, जो हमने पढ़ा था कि संरचनात्मक तत्व होता है, न्यूनता होती है, तो पादप नष्ट ही हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4th नंबर पे जो आता है तत्व नाइट्रोजन। देखिए, हमें दो चीजें याद रखनी है। इस प्रकार सारणी बनाकर आप लिखना, क्रम संख्या थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर से मैं छोटा कर देता हूं। ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है ना। एक बार मैं आपको सारणी के बारे में बता देता हूं, और आप अगर इसको लिखते हैं, नोट्स बनाएं, तो सारणी बना लें, और इस प्रकार सारणी से ही आप सीख पाएंगे। देखिए, मैं यहां बात करता हूं, सबसे पहले आपको लिखना है क्रम संख्या, ठीक है, फिर लिखना है तत्व, ओके। 3 को नहीं लिखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ देना, तत्व। फिर लिखना है आपको स्रोत, और स्रोत लिखने के बाद इसके घटक कौन से हैं, अपन घटक के बारे में लिखेंगे। देखिए, ये जो घटक होते हैं वो अपन लिखेंगे विशेष, इसका जो कार्य है, घटक क्या करता है, तो इसको अपन लिखेंगे कार्य, यानी अपन लिखेंगे विशेष कार्य, और लास्ट अपन बना सकता है न्यूनता के लक्षण। किसके लक्षण? न्यूनता के लक्षण। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, इस नाइट्रोजन के बारे में। नंबर 1, तो ये तत्व कहां से, कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन, कहां से, मृदा से किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, नाइट्राइट के रूप में भी, NO2, और अमोनिया के रूप में भी। ओके, कार्य क्या करता है, देखिए एक बार इसके मैं कार्य बता दूंगा आपको। इसका हमने पहले पढ़ा था, इस तत्व को किसके नाम से जानते हैं, संरचनात्मक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये वर्धिशील विभजोतक ऊतकों, कलिकाओं तथा सामान्य रूप से जीवित कोशिकाओं को इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। याद रखना, देखो, वर्धिशील विभजोतक ऊतकों, कलिकाओं तथा जीवित कोशिकाओं को सर्वाधिक इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और सुनना, देखो, नाइट्रोजन अमीनो अम्लों, ये जो नाइट्रोजन है वो अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, पर्णहरित, विटामिन और हार्मोन का मुख्य संगठक है। तो आप याद रखना, देखो हमने इसको कहा था संरचनात्मक तत्व, और संरचनात्मक तत्व इसीलिए कहा था क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित, विटामिन, हार्मोन का मुख्य संगठक है। तो ये अपन लिख सकते हैं इसके कार्य, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये लिख सकते हैं इसका कार्य, मुख्य कार्य ये है। ठीक है, घटक है, संरचनात्मक घटक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसकी न्यूनता के लक्षण की। तो देखिए, न्यूनता का लक्षण फर्स्ट है कि पत्तियों में हरितहीनता उत्पन्न हो जाती है, यानी पर्णहरित क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करूं मैं, सेकंड नंबर पे आता है कि पर्णहरित के विघटन से एंथोसाइनिन वर्णक दिखाई देने लगता है, जिससे पत्तियां कैसी हो जाती हैं, गुलाबी। क्योंकि एंथोसाइनिन कैसे रंग का वर्णक है, गुलाबी रंग का वर्णक है। समझ में आ रहा होगा। देखो, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, क्रम संख्या 1 पे कौन सा तत्व पढ़ रहे हैं अपन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्रोत क्या है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़े, इसके कार्य क्या है, नाइट्रोजन है, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, पर्णहरित, विटामिनों, हार्मोनों आदि का मुख्य संगठक है। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या लिखना है, न्यूनता के लक्षण। तो न्यूनता के लक्षण, हरितहीनता, पत्तियों में क्या हो जाती है, हरितहीनता। पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाता है, हरित लवक के विघटन से हरित लवक का विघटन हो जाता है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कैसे रंग का होता है, गुलाबी रंग का। और पत्तियां कैसे दिखाई देने लगती हैं, गुलाबी रंग की। पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है। प्रसुप्ति क्या होती है,
प्रसुप्त अवस्था, यानी अंकुरण नहीं होता, प्रसुप्त अवस्था बढ़ जाती है। और लास्ट है संपूर्ण पादप वृद्धि में कमी से पादप क्या हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है हरितीव्रता, एंथोसाइनिन, प्रसुप्ति, कपाल से कलिकाओं में प्रसुप्ति बढ़ जाती है और पादप बौने हो जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट जो तत्व है, तीन को हमने पढ़ा लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। ओके, कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लेना कि नाइट्रोजन प्रोटीनों, न्यूक्लिक अम्लों, पर्णहरित, विटामिनों, हार्मोन्स इनका मुख्य संगठन है। इसके न्यूनता से हरिणीनता उत्पन्न हो जाती है, एंथोसाइनिन दिखने लगता है, एंथोसाइनिन जमा हो जाता है, पार्श्व कलिका में प्रसुप्ति बढ़ जाती है, पादप बौने हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं फास्फोरस। नेक्स्ट अपना जो तत्व आता है वो है फास्फोरस। देखिए फास्फोरस की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे। फास्फोरस ये भी देखो, ये भी खनिज पोषक तत्व है, क्योंकि इसको भी कहां से लिया जाता है, मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। ये किसके रूप में लिया जाता है, ये देखिए H2PO4 और HPO4 के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि इसका कार्य क्या है। तो ये फास्फोरस जो है वो फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, कोएंजाइम। कोएंजाइम कौन कौन से हैं, ये लेसन नंबर 10 में पढ़ेंगे। NAD, इनके फुल नेम आप जरूर याद रखना मित्रों, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको लेसन नंबर 10 में भी ये मिलेंगे। तो इसका निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एक बार उधर दिखा देता हूं मैं, इसको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? ओके ओके, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है फुल नेम इसका, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट देखिए आगे, इसी में बात करता हूं मैं, अभी थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए NADP क्या होता है, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड वही है, इसमें P जुड़ा है तो फास्फेट। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मुख्य घटक है। याद रखना फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और कोएंजाइम, तीन पढ़े अपने, NAD, NADP और ATP। याद रखना ये NAD, NADP, ATP ये क्या है, कोएंजाइम है। ठीक है, कोएंजाइम NAD, NADP की आवश्यकता ऑक्सीकरण, अपचयन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वश्य अम्ल संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में होती है। देखो ये जो कोएंजाइम है इनका उपयोग कहां होता है, ऑक्सीकरण अपचयन में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वसीय अम्ल संश्लेषण आदि क्रियाओं में किसकी आवश्यकता होती है, कोएंजाइम की। कोएंजाइम कौन कौन से, NAD, NADP। ओके, ये तो थे इसके कार्य। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं न्यूनता के लक्षण। हमने स्रोत पढ़ा, तत्व स्रोत, उसके कार्य और न्यूनता के लक्षण। देखो फर्स्ट जो न्यूनता का लक्षण है वो है, तो यहाँ पे फर्स्ट बात करता हूं, पौधे बौने व गहरे रंग के होते हैं। इसकी कमी से पौधे कैसे हो जाते हैं, गहरे व बौने व गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, देखो इसकी कमी से कोई ना कोई लक्षण प्रकट हो रहा है, तो इसलिए क्या है, अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करता हूं, एंथोसाइनिन वर्णक जमा हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था एंथोसाइनिन वर्णक के कारण कैसा रंग हो जाता है, गुलाबी। कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। एंथोसाइनिन कैसे रंग का वर्णक है, गुलाबी रंग का वर्णक है। ओके, नेक्स्ट है कि न्यूनता से पत्तियों तथा फलों में उत्तक क्षय क्षेत्र बन जाते हैं। उत्तक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, पत्तियां विकृत हो जाती हैं। पत्तियां कैसे हो जाती है, विकृत, और कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है, कैम्बियम। ठीक है, फिर से देखना, पौधे बौने व गहरे रंग के गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। पत्ती व तनों में कैसा, कौन सा वर्णक, एंथोसाइनिन, जिसके कारण किस रंग के दिखाई देते हैं, गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं।
और अत्यधिक अगर कमी हो जाती है तो पत्तियों व फलों में उत्तक क्षय क्षेत्र बन जाते हैं, पत्तियां विकृत हो जाती हैं और लास्ट में बात करूं तो कैम्बियम की सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, इनको एक बार नोटबुक में जरूर लिख लें, जिससे सारणी इस प्रकार बना करके लिखें सारी न्यूनता के लक्षण, शॉर्ट लिखें, ज्यादा कंप्लीट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देखो अभी आपको बताया जाएगा कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले वीडियो में पूछा गया था और अभी तक इनमें से नहीं पूछा गया है। उसके बाद में हम लघुमात्रिक पोषक तत्व पढ़ेंगे, वहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बाकी यहां से कुछ नहीं पूछा गया, फिर भी आप इनको जरूर याद करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तत्व आता है अपना कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का जो स्रोत है वो कौन सा है, एपेटाइट, ये अयस्क के कैल्साइट और डोलोमाइट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ये क्या है, इसके एपेटाइट, कैल्साइट या पर ये कहें कैल्शियम आयन के रूप में पादप है ना, पौधे हैं, इसको मृदा से, ये तो अयस्क के रूप में पाया जाता है, लेकिन पौधे हैं इसको मृदा से किसके रूप में अवशोषित करते हैं, ये आपको नहीं लिखना, आपको याद रखना है कि ये कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। किसके रूप में, कैल्शियम आयन। देखिए आपको दिखा देता हूं, ये पौधे किसके रूप में अवशोषित करते हैं, इसको कैल्शियम आयन, आपको वो नहीं लिखना किस अयस्क के रूप में। नेक्स्ट में बात करूं इसके कार्य, हमने तत्व कैल्शियम, कहां से स्रोत क्या है, कैल्शियम आयन के रूप में। नेक्स्ट में बात करता हूं इसके कार्य। देखो ये जो कैल्शियम है हमने पढ़ा था 11th क्लास में, कोशिका भित्ति की मध्य जो पटलिका है, हमने संरचना पढ़ी होगी, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति। तो ये जो मध्य पटलिका वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। तो कैल्शियम जो है वो कोशिका भित्ति की मध्य जो पटलिका है उसका मुख्य घटक है। पढ़ा था आपने, ध्यान हो, किसकी बनी होती है मध्य पटलिका, कैल्शियम पैक्टेट की। ठीक है, ये जो मध्य पटलिका का घटक भी होता है कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट देखो, यह कोशिका विभाजन तथा विवर्धन जैसी क्रियाओं को प्रभावित करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन की क्रियाओं को प्रभावित करता है और न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने तथा कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्लों के परिवहन में विशेष भूमिका निभाता है। ओके, फिर से देखिए एक बार, कैल्शियम आयन के रूप में कैल्शियम क्या होता है, कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक है और यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन जैसी क्रियाओं को प्रभावित करता है। न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ दें तथा कार्बोहाइड्रेटों व अमीनो अम्लों के परिवहन में विशेष भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके न्यूनता के लक्षण। ये तो थे इसके कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं न्यूनता के लक्षण। देखिए फर्स्ट न्यूनता का लक्षण हमने पढ़ा था, कैल्शियम पैक्टेट के कारण फल जो होता है वो लचीले हो जाते हैं, रसीले हो जाते हैं। तो कोशिका भित्ति का लचीलापन है ना वो समाप्त हो जाता है तथा कोशिका विवर्धन प्रभावित होता है। किससे? कमी से। और अधिकता से क्या होता है, उसमें लचीलापन आ जाता है। तो कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। ओके। नंबर 2, पत्तियों का आकार है वो विकृत हो जाता है और शीर्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, मुरझा जाता है। अंकुशित शीर्ष कहते हैं इसको, शीर्ष मुरझा जाता है, उसको क्या कहेंगे? अंकुशित शीर्ष, नीचे की ओर मुड़ जाता है। ओके। नंबर 1, कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नंबर 2, पत्तियां विकृत हो जाती हैं तथा शीर्ष नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं अंकुशित शीर्ष। अंकुशित शीर्ष किसे कहते हैं? जब पत्तियों के शीर्ष नीचे की ओर मुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहता है? अंकुशित शीर्ष। और पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है? इसकी न्यूनता से हरिमहीनता। ओके। नेक्स्ट जो अपने पास तत्व आता है वो है हमारा
नेक्स्ट तत्व की बात करता हूं मैं, वो है हमारा पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। देखिए पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम किसके रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में। किसके रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में मृदा से अवशोषित किया जाता है। केवल आपको आयन लिखना है, बाकी ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना मित्रों। उसके बाद में इसका कार्य क्या है? अभी हमने पढ़ा था प्राशन सांद्रता का नियंत्रण का कार्य करता है। तो पोटेशियम है ना, मुख्य रूप से 4 जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे रणआयन, उदासीनीकरण, कला अभिगमन क्रिया, एंजाइम सक्रियण और प्राशन विभव में होती है। और इसके अलावा भी देखो प्रकाश संश्लेषण और रंध्रों के खुलने और बंद होने व बीजों व फलों की सामान्य वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर से देखना एक बार। पोटेशियम की आवश्यकता 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में होती है। कौन कौन सी? रणआयन, उदासीनीकरण। ये सभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अगर याद नहीं लिखते हैं तो आप ये जरूर लिखने। प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों के खुलने व बंद होने, बीजों फलों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है और जीव द्रव्य का मुख्य घटक है। जीव द्रव्य का क्या है? मुख्य घटक। ठीक है, कहां कहां पाया जाता है ये? मूल शीर्ष, पर्रोह शीर्ष, युवा पत्तियों और विभ्योतक क्षेत्रों में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कितने हुए तो? ये हो गए 7, यानी हमने 3 नहीं पढ़े, 4 हमने पढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा इसी के न्यूनता के लक्षण पढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट देखिए न्यूनता के लक्षण। किसके? पोटेशियम के। ये देखिए न्यूनता के लक्षण। देखो इसमें क्या होता है, इस न्यूनता से पत्तियां परिपक्व पत्तियों पर दिखाई देते हैं न्यूनता के लक्षण। और पत्तियां कैसी हो जाती हैं? कुरबरित हो जाती हैं। कुरबरित होकर ऊपर आवरण सा दिखाई देता है, मोटा कुब्बड़ जिसको कहते हैं ना, कुब्बड़, वो ऐसे पत्तियों के ऊपर कुब्बड़ दिखाई देता है। तथा हरितहीनता दिखाई देती है। तनों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये आप याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2019 में। बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से सुनना, क्या था कि क्रांतिक तत्व कौन से हैं? तो याद रखना, इन क्रांतिक तत्व कहते हैं एनपीके को। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को क्रांतिक तत्व कहते हैं। अब ये क्रांतिक तत्व क्यों कहते हैं? देखो क्रांतिक तत्व इसलिए कहते हैं कि मृदा में इनकी क्या होती है? कमी होती है और इनकी अधिक उपयोगिता के कारण इनको कहते हैं क्रांतिक तत्व। इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जैसे अपन कहते हैं यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46% होता है। और यूरिया अपन जो खाद को डालते हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, वो एनपीके का, एनपीके इनका क्या है? मुख्य स्रोत है। उस रासायनिक उर्वरक का मुख्य स्रोत एनपीके ही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही होता है उसमें। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनको एक बार याद रखना। क्रांतिक तत्व कौन सा है? कौन कौन से हैं? एनपीके। क्यों कहते हैं इनको क्रांतिक तत्व है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी अधिक उपयोगिता होती है, उपयोग अधिक होता है और मृदा में कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट में बात करता हूं मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए जो मैग्नीशियम है ये मृदा में कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में मिलता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, ये तो हो गया इसका, किसके रूप में मिलता है? याद रखना, मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। ये हम चैप्टर नंबर 10 में क्लोरोफिल की संरचना भी पढ़ेंगे, उसमें यह आएगा। ये जो मैग्नीशियम है ये किसका मुख्य घटक है? क्लोरोफिल का। पहला कार्य। दूसरा अपन ये कर सकते हैं कि ये जो राइबोसोम है, मैग्नीशियम है, ये राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य भी करता है। देखो राइबोसोम द्वारा ही
इस मैग्नीशियम द्वारा ही राइबोसोम की दो उप इकाइयां, जैसे मैं ये कहूं ये है 50S और ये है 30S, ठीक है। ये जोड़ने का काम कौन करता है, ये करता है मैग्नीशियम। याद रखना मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, राइबोसोम की दो उप इकाइयों को जोड़ने का काम भी कौन करता है। कौन सा राइबोसोम है ये, 70S, ठीक है। 60-40 की बात करो तो कौन सा हो जाएगा, 80S। तो ये दो उप इकाइयों को जोड़ने का काम भी करता है और तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए ये जो तत्व है कौन सा, ये याद रखना, ये तत्व बीजों में तेल निर्माण में उपयोगी होता है। कौन सा, मैग्नीशियम। और न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन सा है, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण से संबंधित। एक बार उधर किसका देता हूं मैं इसको थोड़ा, संबंधित कुछ एंजाइमों के सक्रिय रूप में मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है। तो अपन 3 कार्य हो गए। फर्स्ट कार्य क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। दूसरा कार्य अभी हमने पढ़ा क्या था, तो बोलिए, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, मैग्नीशियम राइबोसोम की दो इकाइयों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा क्लोरोफिल का मुख्य घटक है और तीसरा तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है, यानी कि तेलीय बीजों में तेल जो है ना, तेल का निर्माण मैग्नीशियम द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूनता के लक्षण देखिए। न्यूनता के लक्षण, इसमें हरितहीनता उत्पन्न हो जाती है इसकी कमी से। दूसरा क्या होता है, एंथोसाइनिन वर्णक बनने के कारण पत्तियों में लाल, पीले, नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ओके, और लास्ट तत्व आज हम पढ़ने वाले हैं वो है गंधक या सल्फर के बारे में। देखिए गंधक, इसको सल्फर गंधक भी कहते हैं, याद ना, गंधक भी इसी को कहते हैं, सल्फर भी इसी को कहते हैं। ये किसके रूप में, तो याद रखना सल्फेट, SO4-2 आयन के रूप में, सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, ठीक है। एक सरसों में तीखी गंध आती है, जैसे ब्रेसिक एसिड कुल के जितने भी पादप हैं उनमें तीखी गंध होती है, वो किसके कारण होती है, वो सल्फर के कारण ही होती है। मृदा में सल्फेट की अधिकता में उगने वाले मटर कुल के पादपों की जड़ों में जीवाणुक ग्रंथियां अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, जीवाणुक ग्रंथियां है ना, वो अधिक विकसित होती हैं। मटर कुल का पादप लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में गांठें होती है। गांठों में कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। ठीक है, इसके कार्य क्या है, देखिए कार्य क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों के संश्लेषण में सहायक होता है। और ये विटामिन बी, और ये क्या है बोलिए, अभी आया था थोड़ी देर पहले, ये है मित्रों कोएंजाइम ए। क्या है, कोएंजाइम ए। विटामिन बी व कोएंजाइम ए में उपस्थित होता है। तो ये दो कार्य लिखने हैं, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, दो कार्य लिखना है। किसके रूप में, ये आपको याद रखना है। ब्रेसिक एसिड कुल में तीखी गंध किसके कारण होती है, सल्फर के कारण। ओके, नेक्स्ट में बात करता हूं, आप इसको याद भी रखें ना। नेक्स्ट में बात करता हूं इसके कार्य की। देखो पत्तियों में हरितहीनता दिखाई देती है, लगभग में सब में आ रहा है, हरितहीनता दिखाई देती है। और सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। स्क्लेरोकाइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा आदि की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हमने उत्तक पढ़े थे, ठीक है ना, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, और पादप कैसे हो जाते हैं, बोने हो जाते हैं। तो ये है मित्रों इनकी न्यूनता के लक्षण। फिर से बता देता हूं एक बार, हरितहीनता, दूसरा क्या है, अमीनो अम्लों की कमी हो जाती है, और थर्ड क्या है, स्क्लेरोकाइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा आदि की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी भित्ति युक्त उत्तक मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और पादप बोने हो जाते हैं। तो ये थे हमारे आज 9 वृहत मात्रिक पोषक तत्व। नेक्स्ट डे अपन बात करने वाले हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो मित्रों आप इनको एक सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें,
और उसके बाद में इसको जरूर याद रखना, इनको याद जरूर करना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।